ठीक है जी, हम लोग यहाँ पर थे। तो एक फर्क जो हमने देखा देन कंपेयर टू अदर मॉडल्स वो ये है कि व्हाट वी कॉल फेजेस इन ऑल द अदर मॉडल्स दैट वी हैव स्टडीड, दे आर नोन एज प्रोसेस वर्कफ्लोज इन यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, आई बिलीव दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। The major difference between process workflows and supporting workflows is that supporting workflows includes the umbrella activities. What are umbrella activities? Umbrella activities are the ones which can be carried out in any phase of the SDLC or anywhere in the SDLC. Okay, now that is the major difference between framework activities and umbrella activities. So umbrella activities are termed as supporting workflows in unified software development or the rational unified process. ये clear है सबको? चलो, very good. इंसेप्शन फेज में हम प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तरीके से। अच्छा, ये जो इटरेशन चल रही है ऐसे चल रही है कि मेरे कर्सर को देखें, जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, इन दिस पर्टिकुलर वे द इटरेशंस। ठीक है, इटरेशंस ऐसे चल रही है, ये पहली इटरेशन है। अच्छा, एक वर्ड आप देखें कि इटरेशन 1 स्टार्ट हो रही है एलैबोरेशन फेज से। इंसेप्शन फेज में इटरेशंस के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज प्रिलिमिनरी इटरेशंस। यानी प्रिलिमिनरी इटरेशंस बिकॉज they are the iterations for understanding the overall software, what we need to develop for the customer or for our organization. That is the reason we are not officially counting it as an iteration. So, you know, the official countdown for the iteration is starting from the elaboration phase. Actual countdown कहाँ से शुरू हो रहा है? Elaboration phase से शुरू हो रहा है। Inception phase की iterations को हम preliminary iterations कह रहे हैं, because we are providing them an understanding of the software. And we are also having an understanding of the software. Clear है? Elaboration phase में हमारे डायग्राम में इन्होंने 2 इटरेशन शो करी हैं। पहली इटरेशन ये वाली है, इटरेशन 1। दूसरी इटरेशन ये वाली है, इटरेशन 2। सही है? इस इटरेशंस में जिस वर्कफ्लो में काम हो रहा है वो इधर बताया हुआ है। बिजनेस मॉडलिंग में इतना काम हुआ है, रिक्वायरमेंट्स में इतना हुआ है, एनालिसिस एंड डिजाइन में हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन में इलैबोरेशन फेज के दूसरे वाले इटरेशन में थोड़ा सा काम हुआ है, टेस्ट बराए नाम हुई और डिप्लॉयमेंट में कुछ काम नहीं हुआ, बल्कि इलैबोरेशन में इसके आखिर में थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट पे एक डॉट आ रहा है तो कुछ छोटा सा काम हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा इलैबोरेशन फेज मुकम्मल होगा हमें एक चीज मिलेगी, और वो क्या कहलाएगी बताइए? ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इलैबोरेशन फेज के एंड तक हम क्या अचीव करते हैं? वेरी गुड, हम आर्किटेक्चरल बेसलाइन अचीव करते हैं। वेरी गुड, शाबाश हमाद और अमता, बिल्कुल सही बताया। आर्किटेक्चरल बेसलाइन अचीव करते हैं। तो आर्किटेक्चरल बेसलाइन इज द स्केलेटन ऑफ द सिस्टम। अब स्केलेटन बन गया, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? कंस्ट्रक्शन में उस स्केलेटन के ऊपर मास और मसल आएगा। स्केलेटन में तो बेसिक मूवमेंट्स होंगी, तो जो बेल बूटे लगाएंगे सॉफ्टवेयर के हम, वो कौन से फेज में लगाएंगे? वो कंस्ट्रक्शन फेज में लगाएंगे। या अगर हम एक ह्यूमन बीइंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इलैबोरेशन फेज तक हम स्केलेटन बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन फेज में हम उसके स्केलेटन पे उसके ऊपर गोश्त चढ़ाएंगे, चर्बी चढ़ाएंगे, स्किन चढ़ाएंगे। तो ये काम किस में हो रहा होगा? ये कंस्ट्रक्शन में हो रहा होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है अपने आर्किटेक्चर पे, तो सॉफ्टवेयर वही कर सकेगा जो उसका आर्किटेक्चर उसको अलाउ करता है। अगर आर्किटेक्चर अय्यूब लतीफ का 6 फीट का है तो वो 6 फीट का ही रहेगा, वो 6.5 फीट का है, 5.5 फीट का नहीं हो सकता आगे जाके। हाँ, लेकिन आर्किटेक्चर उसका एक स्केलेटन है
और अब अय्यूब लतीफ 115 किलो का है या 116 किलो का है, तो अपनी हिमाकत की वजह से है। सही है, उसको वो चाहे तो मैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी उस चीज को हम खत्म कर सकते हैं अगर चाहें तो। सेम गोज विद द सॉफ्टवेयर, कुछ फीचर्स हम अपने एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर पे ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे फीचर की डिमांड आ गई जो हमारा आर्किटेक्चर हमें अलाउ नहीं करता, तो हम कस्टमर से माजरत कर लेते हैं। क्लियर है ये बात सबको? इसकी मिसाल भी मैंने आपको दी थी, एंड्रॉइड बना रहे हैं और अब हम कह रहे हैं आईओएस पे चलाना है। ट्रांजिशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर हमारे पास से निकल के ट्रांजिट हो जाता है और कस्टमर साइड पे जाके डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम को दोबारा गौर से देखिए, 2 मिनट तक। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछें। हाँ जी, देख लिया आप लोगों ने? कोई सवाल? समझ में आ रहा है डायग्राम? कोई कंफ्यूजन बच्चों? कोई सवाल? ये पहाड़ियां क्यों बनी हुई आ रही है? समझ में आ रही है पहाड़ियां? ये हर वर्कफ्लो के अगेंस्ट में उसका काम बता रही है। अच्छा, एक चीज और, यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस में जो टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस है ना, इंसेप्शन फेज की इटरेशंस क्योंकि प्रिलिमिनरी इटरेशंस होती हैं तो उसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन बाकी टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस 5 ± 2 के दरमियान होनी चाहिए। किसके दरमियान होनी चाहिए? 5 ± 2। क्या मतलब हुआ इसका? यानी 3 to 7 के दरमियान होनी चाहिए। वेरी गुड। अगर मैं 3 से कम इटरेशंस रखूंगा तो भी मैं यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या रब का फायदा नहीं उठा सकूंगा। अगर मैं 7 से रखूंगा तो भी मजा नहीं आएगा। तो 3 to 7 के दरमियान होनी चाहिए। और ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं इटरेशंस को ऐसा लेके चलूं कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क वाली इटरेशन पहले एड्रेस हो जाए। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क वाली इटरेशन पहले एड्रेस हो जाए। आई शुड गो इन सच अ वे। क्लियर है जी? देखिए, इसको दोबारा कोई सवाल आते तो पूछे मुझसे।
क्या हो गया, किसको शौक हो रहा है एनोटेशन पे ड्राइंग करने का? बच्चों की तरह ब्लॉक करूंगे ये भी तुम लोगों के लिए। वली भाई हर बार तुम ये करते हो फिर सॉरी कह देते हो, क्यों ऐसे? क्या तुम्हें शौक है बड़ा ड्राइंग व्राइंग करने का? आर्टिस्ट बन जा भाई, बीएस कंप्यूटर साइंस करने क्यों आ गया है? हाँ मेरी जान। सब करेंगे तो सब क्यों करोगे, एक चीज कर लो चंदा। जी भाई कोई सवाल मेरे बच्चों, कुछ पूछ लो, कुछ बता दो। टेस्ट का ग्राफ ट्रांजिशन और कंस्ट्रक्शन के बीच में है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। सबसे ज्यादा टेस्टिंग कब होगी? जब कंस्ट्रक्शन फाइनल हो रही होगी और जब कस्टमर के पास डिप्लॉय कर रहे होंगे। उससे पहले तो छोटी छोटी लाइब्रेरीज होंगी, कुछ होंगी, तो छोटा छोटा आप देखें इधर भी काम हो रहा है टेस्टिंग में, लेकिन वो ना होने के बराबर है। मेजर टेस्टिंग इस जगह पे हो रही है। मेक सेंस? जी और कोई सवाल? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कोडिंग करना। उसका सारा काम आप देखिए, मेजर काम कंस्ट्रक्शन में हो रहा है और इलेबोरेशन में हो रहा है थोड़ा सा आर्किटेक्चर बनाने के लिए। एक बार आर्किटेक्चर बन गया, फिर मेजर काम कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, और ये छोटे मोटे चेंजेस जो कस्टमर की साइड पे करने पड़ रहे हैं वो इधर आ रहे हैं। क्लियर है भाई? चले अब इसको पढ़ें। आपकी किताब में एक ईस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी का कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो डिस्कस हुआ है, और उस पर इन्होंने पूरी यूएमएल अप्लाई करी है। तो हम भी इस कोर्स में उसी सिस्टम को पढ़ रहे होंगे और उस पर सारी यूएमएल अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो पहले ये ईएसयू का इन्होंने लेगेसी सिस्टम बताया है। आप सबको पता है लेगेसी सिस्टम क्या होता है? What is a legacy system? Old system, very old. तो हमारे सॉफ्टवेयर बनाने से पहले जो सिस्टम चल रहा होता है उसको हम लेगेसी सिस्टम कहते हैं। ये प्योरली मैनुअल भी हो सकता है, पार्शियली ऑटोमेटेड भी हो सकता है। क्लियर है? ये डिपेंड करता है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सिस्टम बना रहे हैं उसके पास हमारे सिस्टम बनाने से पहले जो सिस्टम चल रहा हो उसको हम लेगेसी सिस्टम कहते हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी या ओल्ड मैथड से ज्यादा जो जहाँ ओल्ड मैथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, हम कोई काम करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं ना, तो इसलिए हम उसको लेगेसी सिस्टम कहते हैं। तो इस स्लाइड में इन्होंने लेगेसी सिस्टम इलैबोरेट किया हुआ है कि कैसे चलता है, और फिर आगे जाकर इन्होंने उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दिया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो कैसे मुख्तलिफ है, तो इसको तरीके से पढ़ें 2 मिनट तक 2-3 बार, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए।
हाँ बेटा, कुछ समझ में आया? चलो वेरी गुड, और लोग भी पढ़ो। डन, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं, जरा कोई बंदा माइक खोल के समझाए मुझे, दुर्लाभ के अलावा कोई और समझाए कि व्हाट आर दे सेइंग इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सर वो बोल रहा है ईएसयू में पहले जो प्रोफेसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से वो कोर्सेज पढ़ाएंगे सेमेस्टर में, फिर वो जो है रिसर्च के ऑफिस में वो दे देते हैं, और वो उसकी जो रिपोर्ट निकलती है वो जो है फिर स्टूडेंट्स को मिल जाती है, उसके हिसाब से वो चूज़ करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही, यही कह रहे हैं कि कोर्स रजिस्ट्रेशन की एग्जाम्पल पूरी किताब में चलेगी। प्रोफेसर्स को कोर्सेज असाइन करना बड़ा मुश्किल है, तो सबसे पहले प्रोफेसर क्या करेंगे, ये बताएंगे वो कौन सा कोर्स पढ़ाना चाहते हैं। फिर एक बैच रिपोर्ट जो है वो प्रिंट करी जाती है, जो कंप्यूटराइज रिपोर्ट होती है, कंप्यूटर पे चलती है, और वो बताती है कि कौन सा प्रोफेसर इस सेमेस्टर में कौन से कोर्स पढ़ा रहा है। उस रिपोर्ट को हम कोर्स कैटलॉग भी कहते हैं, और वो कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसमें, बच्चों के दरमियान। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इसको दोबारा वैसे ही पढ़ें, ये भी लेगेसी सिस्टम को इलाबोरेट कर रहा है। जी गौर से पढ़ें, कोई सवाल हो तो पूछे मुझसे। दोबारा ये लेगेसी सिस्टम ही समझा रहे हैं।
जी बेटा पढ़ लिया, कोई मसला? जिस तरह से लास्ट वाले बच्चे ने इलैबोरेट किया था, कोई इसको भी इलैबोरेट करे। माइक ऑन करें। हाँ जी। सर इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे कि जब सबको अपनी स्टूडेंट्स को मिल जाती है कि उनको जब लिस्ट मिल जाती है कौन कौन से प्रोफेसर क्या क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद उनको अपना फॉर्म फिल करके जो नॉर्मली जो उनका 4 कोर्सेज का लोड होता है, तो वो फॉर्म फिल करके उनको ऑफिस में देना पड़ता था। फिर वो ऑफिस से वो उसको मेन फ्रेम, हर एक एक स्टूडेंट का मैनुअली अपने पास मेन फ्रेम कंप्यूटर में डालते थे। फिर वो वहाँ पे वहाँ पे से पता चलता था कि किसी का कहीं क्लैश आ रहा है, कोई कुछ तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वो वापस फिर स्टूडेंट को बुला के उसको बताना पड़ता था, उसको दूसरी अल्टरनेटिव चॉइसेस बतानी पड़ती थी, फिर स्टूडेंट चूज करता था। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। ठीक है, तो स्टूडेंट एक फॉर्म फिल करते थे, मल्टी कलर और मल्टी पार्ट फॉर्म होता था। उसको फिल करने के बाद सारे स्टूडेंट्स उस फॉर्म को रजिस्ट्रार ऑफिस को देते थे। रजिस्ट्रार ऑफिस उस इंफॉर्मेशन को मेन फ्रेम कंप्यूटर में डालता था, जिसमें दोबारा एक पूरी रात भर बैच रिपोर्ट चलती थी। बैच रिपोर्ट क्या काम करती थी? स्टूडेंट्स को कोर्स असाइन करती थी। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को अपनी कोर्सेज मिल जाया करते थे, लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था या क्लैश आ जाता था। क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? एक बच्चा सेम वक्त में दो अलग अलग कोर्सेज में रजिस्टर हो गया, तो फिर उसको मैन्युअली जाके सही कराना पड़ता था। ठीक है, और जब ये पीरियड खत्म हो जाता था, उसके बाद प्रोफेसर्स को एक रोस्टर मिल जाता था। उस रोस्टर में शायद वो आउटलाइन होती होगी जो कोर्स वो पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट्स का नाम होता होगा जो जो स्टूडेंट ने उनके कोर्स के लिए रजिस्टर किया है उसका। क्लियर है? ये पार्ट भी लेगेसी सिस्टम में है। तो लेगेसी सिस्टम में कितनी ऑटोमेटेड प्रोसेसेस है? लेगेसी सिस्टम में ऑटोमेटेड प्रोसेसेस कितनी है आपके ख्याल में? सर अभी इसमें तो एक जॉब ही है जो ऑटोमेटेड है। ये क्या है? बैच क्या है? बैच जॉब जो है। बैच जॉब। और इससे पहले दो प्रोसेसेस ऑटोमेटेड हुई ना, पहले कैटलॉग बनाने वाली और दूसरी प्रोसेस स्टूडेंट्स को कोर्स रजिस्टर करवाने वाली। ये दोनों प्रोसेसेस ऑटोमेटेड है। ये बात क्लियर है सबको? माइक पे बोल दो यार, चैट पे लिखते रहते हो, ऐसा लगता है दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। जी सर। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब है वो काम जो हम लोग करने जा रहे हैं।
इसको पढ़े गौर से। डन, वेरी गुड। और लोगों को भी पढ़ने दो। जी भाई, पढ़ लिया सबने? कौन समझाएगा? कोई एक बच्चा माइक खोले और समझाए। सर उसमें ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से अब हम लोग को बनाना है कि जब स्टूडेंट जो है कि मैं अपने देख सके पूरी इंफॉर्मेशन कि कौन के प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट और जो जो प्री रैक हैं वो सब देख सकें। उसके साथ ये है कि आपको जो मेन 4 कोर्सेज चाहिए वो आप सिलेक्ट करें और उसके बाद 2 अल्टरनेटिव कोर्सेज कि अगर उन 4 कोर्सेज में से किसी में कोई मसला आए तो आप उसमें से अपनी कोर्स की कोई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसमें और एक और चीज़ है कि कोई भी एक कोर्स होगा तो उसके अंदर जो है मैक्सिमम जो है 10 स्टूडेंट रहेंगे और मिनिमम 3 स्टूडेंट रहेंगे। तो 3 स्टूडेंट से कम अगर कोई कोर्स हुआ तो उस कोर्स को उस आईडी को कैंसिल कर देंगे। और जब जो है बच्चों की सब रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरी होगी तो वो जो उसकी जो जैसे हम लोग के पास एलएमएस के ऊपर फी बिल निकल के आए थे वैसे बिलिंग सिस्टम बन के उनके पास आ जाए कि उनको क्या सेमेस्टर की फ़ीस बनी है। उसके अलावा जो प्रोफेसर हैं वो देख सकें कि जो है उनके कौन कौन से कोर्सेज में कौन कौन से बच्चे हैं और कितने कितने बच्चे और क्या क्या टाइमिंग स्लॉट उनको दिया हुआ है। बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक कैटलॉग रिक्वेस्ट करेंगे। उस कैटलॉग के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, उस कैटलॉग में सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि कौन सा कोर्स कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही है, उसके क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है। और 4 कोर्सेज वो एंटर कर देगा सिस्टम में और 2 एडिशनल कोर्सेज बता देगा। 10 पे हर आईडी लॉक हो जाएगी, ठीक है। यानी 10 स्टूडेंट्स अगर किसी कोर्स में रजिस्टर हो गए तो वो आईडी लॉक हो जाएगी। 11वां स्टूडेंट रजिस्टर नहीं हो सकता। और अगर कोई कोर्स रजिस्टर हुआ और उसमें 3 से कम बच्चे हुए तो वो कोर्स भी नहीं चलेगा, वो कोर्स ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो नया सिस्टम जो है वो प्रोफेसर को भी अलाउ करेगा, सही है ना, कि वो जाके देख लेंगे किस किस स्टूडेंट ने उसके कोर्स के लिए रजिस्टर किया। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रोफेसर 2 काम करेगा सिस्टम के थ्रू। पहले बताएगा वो कौन सा कोर्स पढ़ाना चाह रहे हैं, फिर जाके देखेगा कि कितने बच्चों ने रजिस्टर करा। और बिल्कुल एक टाइम होगा जिसमें स्टूडेंट जाके अपना स्केड्यूल चेंज कर सकते हैं, यानी वो कोर्सेज ऐड और ड्रॉप कर सकें इस टाइम पीरियड के दरमियान। तो ये होगा आपका ऑटोमेटेड सिस्टम जिसको हमें बनाना है। इसको एक बार फिर से सब लोग रीड करें, ओके। इसमें हमारा पूरा आगे का जो कोर्स है वो बेस करता है।
क्लास डायग्राम्स, कोड, सीक्वेंस डायग्राम, सब हमने इसका करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप मुझे बताइए ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। 1 मिनट और दे रहा हूँ, अच्छे से रीड करो। चलें जी, लेस देन अ मिनट है, मैं फौरन रिकनेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करनी है। पढ़ लिया सबने वापस? चलें, वेरी गुड। मैं दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम कंटिन्यू करें।